लास्ट क्लास में हमने किया था इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें कि मैंने बताया था कि कोई भी अगर तुम्हारे पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है तो उसमें से हम कैसे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को हम निकाल के फिर उसको उसके ऊपर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि जिस हिसाब से हमने जो भी इलेक्ट्रोफाइल लिया है उसके अकॉर्डिंग का हमें सॉल्वेंट भी लेना चाहिए और जो मीडियम भी होना चाहिए वो भी उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो दो मेन बात मैंने कही थी कि सबसे पहले कि सपोज अगर तुम्हारा जो रिएक्टेंट है वो अगर लिक्विड है तो जो तुम्हारा कैटलिस्ट होगा या फिर जो भी तुम्हारा मीडियम होगा वो भी लिक्विड होगा। और अगर सपोज जो तुम्हारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो पोलर है तो जो हम कैटलिस्ट लेंगे वो भी पोलर होना चाहिए, और अगर नॉन पोलर है तो वो भी हम नॉन पोलर ही लेंगे। ये सॉल्व करो, बताओ पोलर है या नॉन पोलर है। आगे आ जाओ।
सॉल्व हो रहा है। ये वाली साइड सॉल्व हो गई सबसे, सबका आंसर आ गया। इधर इस साइड आ गया आंसर। क्या आएगा फर्स्ट वाले का आंसर? एक मिनट, क्या आएगा इधर फर्स्ट वाले का आंसर? अभी तक फर्स्ट वाला क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व हो पाया। जो पहले आए हैं वो सेकंड लास्ट। फर्स्ट वाला क्या है? नॉन पोलर है। क्यों? सल्फर के आउटसाइड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो इसमें दो कैंसिल हो जाएंगे, एक तो पेयर रहेगा वहां पे। फर्स्ट वाला क्या होगा? यहाँ पे देखो, मैंने बोला था कि डबल बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ। अब देखो 1 2 3 4 टोटल कितने होते हैं? 6। तो इधर वाला कैंसिल हो जाएगा, लोन पेयर वाला तो रहेगा। तो इसीलिए डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0। क्या नहीं समझ में आया? नेक्स्ट देखो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है वैसे है ये वाला भी। अब उधर वाला डाइपोल इधर वाले को कैंसिल कर देगा, तो दैट मीन्स इट इक्वल्स ये वाला भी, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0। ये कल करवाया है। इस वाले में भी दिस वन नॉन पोलर हो जाएगा ये वाला। यहाँ पे नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड्स बन जाएंगे। उसके बाद एक हमारे पास लोन पेयर भी है, तो एक पेयर दूसरे को कैंसिल कर देगा। और ये जो बॉन्ड पेयर है ये लोन पेयर से कैंसिल नहीं होता, इसीलिए ये वाला नॉट इक्वल्स टू 0। बेंजीन नॉन पोलर, क्योंकि यहाँ पे इसका जो हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं इसमें सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मिली होती है। तो ऊपर के ये जो 3 है इनका नेट मूवमेंट इज कैंसल्ड बाई दीज 3, इसीलिए इसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नेक्स्ट साइक्लोहेक्सेन, अगेन इसके सिग्मा बॉन्ड्स 3 जो है वो ऊपर वाले नीचे वाले को कैंसिल कर देंगे, इसीलिए इट विल ऑल्सो बी अ नॉन पोलर। इथेनॉल बना लिया, इथेनॉल का C2H5OH। और यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, लोन पेयर्स है, इसके वजह से क्या हो जाएगा? पोलर। एसिटिक एसिड जो विनेगर में होता है, एसिटिक एसिड वो वाला ये।
फॉर्मूला पता है सबको? ये भी पोलर होगा। समझ में आ गया यहाँ पे ये पोलर क्यों होगा? नहीं, इस मॉलिक्यूल को दो पार्ट में डिवाइड कर दो। क्योंकि ये इसका फंक्शनल ग्रुप है तो यहाँ से इसको डिवाइड कर देंगे। तो अब देखो ऑक्सीजन यहाँ पे इसके पास लोन पेयर्स है और यहाँ पे ये जो कार्बन है इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है। तो यहाँ पे पोलैरिटी ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, इसीलिए इसका जो पुल होगा वो इस तरफ होगा। अब देखो यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे अगेन ऑक्सीजन ने दो बना लिए यहाँ पे बॉन्ड्स और इसके पास दो लोन पेयर रहते हैं। तो ये वाला इधर से इधर कैंसिल हो जाएगा, लोन पेयर का कैंसिल नहीं होता, इसीलिए यहाँ पे डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब सपोज एक और एग्जांपल है यहाँ पे, अगर H2S होगा तो क्या होगा? ये हो गया सबका, इस साइड वाला हो गया सबका। लास्ट में मैंने कहा H2S है। अब देखो H2S और H2O कोई सिमिलैरिटी दिख रही है? ऑक्सीजन और सल्फर जो है वो सेम ग्रुप से बिलोंग करता है, तो सेम स्ट्रक्चर इसका बनेगा। बस ये होगा कि इस वाले का साइज थोड़ा बड़ा होता है सल्फर वाले का, और ऑक्सीजन का साइज थोड़ा छोटा होता है क्योंकि ये ग्रुप में ऊपर बिलोंग करता है। थोड़ा ना पीरियोडिक टेबल को स्टडी करो, उसमें पोजीशंस देखो कौन सा एलिमेंट कहाँ पे है तो पता चलेगा। अब देखो यहाँ पे जैसे हमने वाटर का बनाया था, इसके पास दो लोन पेयर थे, वैसे इसका बना देंगे। तो जैसे ये पोलर हुआ वैसे ये वाला भी पोलर हो जाएगा। तो ऐसे तो मैं सारे मॉलिक्यूल्स को देखने की जरूरत नहीं, अभी जितने मैंने मॉलिक्यूल्स करवाए वो प्रैक्टिस कर लो, उसी में एटम चेंज कर करके क्वेश्चन आता है। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन है, हाँ एसिडिक एसिड, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में सिर्फ चेंज एक एक एटम का आएगा। जैसे सपोज यहाँ पे हमारे पास NH3 था, इसकी जगह पे N की जगह पे कोई और एटम H की जगह पे लगा सकते NF3, तो कोई डिफरेंस नहीं है, सेम इसका भी स्ट्रक्चर बनेगा, सेम इसका भी स्ट्रक्चर बनेगा। एसिटिक एसिड का देखो, ये मैंने इसको फैन के जैसे बनाया है इस वाले स्ट्रक्चर को, क्योंकि इस वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखो sp3 sp2 है, तो मैंने कहा था sp2 जो होता है वो प्लेनर ट्राइगोनल प्लेनर होता है, जैसे फैन की शेप होती है वैसे ही होगा। तो सेंट्रल एटम बीच में होता है, बाकी जैसे फैन के तीन फ्लैप्स होते हैं वैसे ये ऊपर में एक नीचे और एक ये इधर 120 डिग्री के एंगल पे है। ठीक है, अगर वो भी नहीं देखना, अगर सिंपल भी देखना है तो स्ट्रेट में भी देख सकते हो। अब देखो यहाँ पे ये वाला जो है, यहाँ से इसका फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट हो जाता है, नो मैटर। अभी यहाँ पे देखो एसिटिक एसिड था, सपोज मैं यहाँ पे C2H5 COOH ये भी ले सकते हैं, बट इसको डिवाइड हम हमेशा यहाँ से ही करेंगे जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप होता है। कोई भी ऐसा तुम्हें क्वेश्चन आएगा जिसमें सपोज इसके पहले हमने जो अल्कोहल वाला किया था C2H5OH, उसको भी हमने यहाँ से ही स्प्लिट किया था। तो हमने देखा था यहाँ पे ऑक्सीजन की जो पोलैरिटी होती है वो इस वाले से हायर होती है, इसीलिए ये इस तरफ शिफ्टेड होता है और डाइपोल मूवमेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0। वैसे ही इस वाले में भी हमने ये किया है कि यहाँ पे ऑक्सीजन है अगेन, तो इसका जो डाइपोल है वो इस तरफ शिफ्टेड है और इस तरफ जो डाइपोल है वो बहुत कम है। मतलब जैसे कल हमने वेक्टर किया था ना
कि इस तरफ का फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा है। सपोज इस तरफ का फोर्स है 120 न्यूटन, इस तरफ का फोर्स जो है वो 10 न्यूटन है। तो जो नेट फोर्स होगा वो उस तरफ होगा, ठीक है। मतलब टोटल नेट फोर्स कितना हो जाएगा 110 न्यूटन, और इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा दैट विल नॉट बी इक्वल टू 0। बस यही है। कोई भी तुम्हें क्वेश्चन आएगा जिसमें फंक्शनल ग्रुप होगा उसको डिवाइड कर देना। क्या हुआ, डाउट है कुछ? अभी 12th में जाओगे तो और भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है, वो बाद में पढ़ना। BCl3। एसिटिक एसिड वाला समझ में आ गया सबको? एक और एग्जाम्पल पहले देख लो। सपोज यहाँ पे CH3 और यहाँ पे F है, ठीक है। अब इस वाले पूरे, अगर सपोज इसके पहले CH3H होता तो ये वाला तो एक सिंपल मॉलिक्यूल है, इसमें डाइपोल मूवमेंट तो नहीं होगा कुछ भी। इतनी बात समझ में आई? ये मीथेन है, इसको मैंने अलग करके लिखा है। यहाँ पे देखो अब हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आ चुका है, तो मैंने बोला जहाँ पे भी फंक्शनल ग्रुप होगा उसको यहाँ से ब्रेक कर दोगे। ब्रेक करने के बाद ये वाला क्या हो जाता है, नेगेटिव होता है, इसलिए जो डाइपोल होगा वो इस तरीके से शिफ्टेड होगा और इस तरफ में बहुत कम होगा। तो नेट ओवरऑल जो डाइपोल होगा वो इस तरफ होगा, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा दैट विल नॉट बी इक्वल टू 0। तो ऐसे कोई भी फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा उसमें इस तरीके से ही करना है। अब सपोज हमारे पास BCl3 है, बोरोन के आउटसाइड में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ पे ये 3 बॉन्ड्स बना चुका है। अब इसके पास कोई लोन पेयर नहीं होगा। सबको पता है बोरोन का एटॉमिक नंबर। अब देखो यहाँ पे 3 लोन पेयर हो गया। मैंने ऑलरेडी बताया था कि यहाँ पे 3 लोन पेयर होगा, यहाँ पे 3 जो बॉन्ड अगर बनेंगे तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ जाएगी। sp2 आएगी तो इसकी शेप क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर, जैसे फैन होता है। अब फैन के जितने फ्लैप्स होते हैं उसके बीच का जो एंगल होता है वो 120 डिग्री होता है, इन दोनों के बॉन्ड के बीच का एंगल, ये याद करना है, ठीक है। अब देखो अगर इसको मैं फोर्स के टर्म्स में लूंगी डाइपोल को, तो ऊपर वाला जो फोर्स होगा ये इधर आ जाएगा, और जो इन दोनों का जो मैं नेट फोर्स निकालूंगी, वेक्टर वाला जो इक्वेशन होता है, पढ़ा है ना, A² + B² वाला, उस वाले से अगर निकालोगे इस वाले दोनों का जो नेट हमारे पास आएगा रिजल्टेंट, उस वाले से आंसर हमारा आ जाएगा -F। तो ओवरऑल जो इसका डाइपोल हो जाएगा वो F प्लस -F इज इक्वल्स टू 0, इसीलिए इसका डाइपोल मोमेंट 0 हो जाता है, ठीक है। इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन बहुत जरूरी है। अगर तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन नहीं पता होगी तो व्हाट यू विल थिंक इज कि ये वाला जो बॉन्ड है वो इस वाले को कैंसिल कर देगा और ये वाला खाली रह जाएगा, इसीलिए इसका डाइपोल मोमेंट विल नॉट बी इक्वल टू 0। नॉर्मली तुम यही सोच सकते हो, बट हाइब्रिडाइजेशन जब पता होगी, बीच का एंगल पता होगा, तो तुम ये वाला सही निकाल सकते हो। इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन इम्पोर्टेंट है। समझ में आ गया सबको? किसी को डाउट है किसी चीज में? देख लो एक बार लिस्ट में जो करवाया है उसमें अभी।
अब नेक्स्ट देखो, कल हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो वहां से ही हमने पोलर का और स्टेट का पता करना था। अब ध्यान से देखोगे ये वाला रिएक्शन, ये रिएक्शन तुम्हें कम्प्लीटली एग्जाम में नहीं पूछेगा कि हाँ इसका क्या क्या आंसर होगा, क्योंकि बहुत इजी आंसर है। इसमें तुम्हें मेन लॉजिक पूछेगा, इक्वेशन भी दे देंगे वो लोग, जैसे पैराग्राफ क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यूज में, देखे हैं कभी? पैराग्राफ क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज में होते हैं काफ़ी सारे, अगर सॉल्व करोगे तो मिल जाएंगे। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें वो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो वो तुमसे पूरा रिएक्शन करवा के नहीं देखेंगे, रिएक्शन के बीच में जो भी कॉन्सेप्ट लग रहा होगा वो पूछेंगे। तो ज़रूरी नहीं कि जो रिएक्शन हम क्लास में करें वही रिएक्शन आएगा, बट अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तुम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जितने लोग भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। बट अगर स्कूल के लिए देख रहे हो तो बहुत सिंपल है, जो मैंने कल तक बताया वो आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैंने कल फिर से बताया था, आज मैं फिर से स्टार्टिंग से बता रही हूँ। अगर सपोज हम F2 का करवा रहे हैं यहाँ पे, जैसे हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से स्टार्ट किया था Cl2 से, ये वाला हमने देख लिया था। अब देखो कल मैंने बताया था कि अगर हमारे पास पीरियोडिक टेबल है उसमें एक ग्रुप है, अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज क्या हो जाएगा, साइज बढ़ जाएगा एटम्स का। अब देखो ये जो एफ है, सी एल है, बी आर है, आई है, इन सब के आउटर मोस्ट में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो दैट मीन्स कि ये इस सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, इस फॉर्म में, तो ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे हैव द टेंडेंसी। क्या हुआ, समझ में नहीं आ रहा, कुछ प्रॉब्लम है? मैंने बोला ध्यान से सुनो, यहाँ पे एफ सी एल बी आर आई, इसके आउटर मोस्ट में अभी एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है जो कि अनपेयर्ड है। वैसे इस वाले में भी है। तो अब जो ये एक इलेक्ट्रॉन है जिसको मैंने ग्रीन से डॉट से दिखाया है, वो अभी भी रेडी है पेयरिंग के लिए या फिर रेडी है बॉन्ड बनाने के लिए, क्योंकि उसका अभी तक ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है यहाँ पे। तो वो क्या करता है, दूसरे वाले F के साथ बॉन्ड कर लेगा, क्योंकि इस वाले के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है जो कि इनकम्प्लीट में है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जितने भी जो हैलोजेंस होते हैं वो डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। दूसरी बात मैंने बताई थी, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज इंक्रीज हो जाता है, और डाउन द ग्रुप आते हैं तो जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। ये ध्यान से देखना, मैं इसलिए बार बार बता रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन है, फिर बाद में बोलोगे कि नहीं इसमें से आ रहा क्वेश्चन। कि अगर समझ लोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे सारे के सारे। अब देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किसकी हो जाएगी, आयोडीन की हो जाएगी, सॉरी इस फ्लोरीन की हो जाएगी। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का मतलब सबको पता है, इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, उसको हम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बोलते हैं। अब देखो सबसे पहले दिस वन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज वेरी वेरी हाई। ये वाला यूज कर सकते हैं, इंटरमीडिएट है मतलब ठीक ठाक है, इसको भी यूज कर सकते हैं। इस वाले को भी अगेन हम यूज कर सकते हैं, ये वाले को हम इसलिए नहीं यूज करते, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो होती है वो लो होती है ऑल्दो, बट इसमें जो कंपाउंड आता है वो अनस्टेबल होता है। इसीलिए इस वाले को भी अगेन हम नहीं यूज करते हैं। समझ गए इतनी बात? अब देखो हम जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है इसमें ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं। अब इसके साथ जो हम कैटलिस्ट यूज कर रहे थे वो था हमारे पास AlCl3।
अगर इसके साथ भी यूज करेंगे तो सेम AlBr3 भी यूज कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे जो AlCl3 है, एल्यूमिनियम का साइज जो है वो Cl से थोड़ा छोटा है, तो वो 3 एटम्स को एडजस्ट कर सकता है। बट यहाँ पे जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन का साइज देखो क्लोरीन से भी ज्यादा है, तो एल्यूमिनियम एक टाइम पे इतने बड़े बड़े एटम्स 3 टाइम्स नहीं एडजस्ट कर सकता। इसीलिए ये वाला जो कंपाउंड है वो एग्जिस्ट करना मुश्किल है, क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत है। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है कि 3 बहुत भारी भारी ग्रुप्स किसी के अराउंड अटैच्ड है, जो कि इसको बहुत ज्यादा बल्कि बना रहे हैं एंड इट इज नॉट एबल टू एडजस्ट देम। तो इसीलिए इस वाले रिएक्शन में ये वाला अगर हम करवाएंगे तो ये हो जाएगा। बताया था लास्ट क्लास में Cl2 वाला है, तो इस वाले को कैसे ब्रेक करते हैं, Cl प्लस में और Cl माइनस में। और ये जो हम यहाँ पे जो भी ले रहे हैं इसमें से हम एक कोई भी H को यहाँ से या फिर ऑर्थो या फिर पैरा से रिमूव कर देंगे और ऑर्थो और पैरा पे Cl प्लस अटैच कर देंगे। इसी को कह रहे थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो अगर सेम चीज हमने Br2 में करवानी है और ये कैटलिस्ट यूज करेंगे तो इट विल नॉट वर्क। अब हम इसकी जगह पे क्या करेंगे, CH2 यूज करेंगे। CH2 की जगह CO2 भी यूज कर सकते थे, कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज कर सकते थे, क्योंकि सल्फर ऑक्सीजन के ग्रुप से बिलोंग करता है। बट मैंने ऑलरेडी बताया था कल कि ऑक्सीजन सल्फर इस वाले इस वाले ग्रुप में जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज हो जाएगा तो इनके बीच का जो एटम्स के बीच का जो गैप होगा वो भी डिक्रीज हो जाता है। तो अब ये वाला जो होगा this can be in gas, this can be लिक्विड, और जो नीचे वाले होते हैं वो सॉलिड में एग्जिस्ट करते हैं। समझ में आ रही है सबको बात। अब देखो मैंने बोला कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है, सपोज यहाँ पे Br2 है। अब Br2 में बताओ इसका स्टेट क्या होना चाहिए, लिक्विड में होगा या सॉलिड में होगा। सेम जो हमने वहां पे किया वही चीज यहाँ पे भी करेंगे। ये वाला गैस हो जाएगा, ये वाला और ये वाले दोनों मे बी लिक्विड, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता Cl, बट दिस इज फॉर श्योर कि ये लिक्विड होगा। ये वाला सॉलिड में एग्जिस्ट करेगा, दिस वन कैन बी लिक्विड और गैस। अब देखो ये लिक्विड है तो इसको डिसॉल्व करवाने के लिए या जो रिएक्शन मीडियम है वो भी लिक्विड चाहिए होगा। तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं CO2 लूंगी तो वो गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, अगर CH2 लेंगे तो वो लिक्विड में एग्जिस्ट करेगा। तो अगर ये लिक्विड है तो ये वाला भी तो लिक्विड होना चाहिए, इसीलिए हम CH2 यूज करें। ध्यान से इस पॉइंट को समझना, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन किसी पॉइंट पे भी आ सकता है कि हम ये वाला इसको लिक्विड ये वाला ही क्यों ले रहे हैं, हम ये वाला क्यों नहीं ले रहे, या फिर ये वाला क्यों नहीं ले रहे। दिस कैन बी द क्वेश्चन। नेक्स्ट मैंने बोला ये वाला जो मॉलिक्यूल होता है Br2 दैट इज नॉन पोलर, इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अभी हमने थोड़ी देर पहले इसका भी देखा था, डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0। इसीलिए ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है। तो अगर हमने इसका रिएक्शन करवाना है तो हमें इसके साथ ही करवाना होगा। अंडरस्टूड, लिख लो। थोड़ा थोड़ा ना जो मैं बताती हूँ उसको साइड में अपनी लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश जिसमें भी तुम्हें सही लगता है लिख लिया करो।
आगे अकेले आने की मर्जी है कि साथ में आओगे? सब दिखता है इधर कि ये बीच में इधर इस साइड होके बात करोगे तो कुछ दिखेगा नहीं। हो गया सबका? अभी तक जो बताया समझ में आ गया? किसी को डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि आगे फिर अगर एक भी स्टेप नहीं समझ में आएगा आगे फिर नहीं समझ में आएगा। सबको सब कुछ क्लियर है अभी तक में? या तो हाँ है या तो नहीं है, कुछ क्लियर है इधर इन तुम लोगों को? एग्जाम पीछे वाले से पूछ के दोगे? पीछे वाले को क्लियर है तो मुझे क्लियर होगा। अभी रुको, पहले क्वेश्चन ही पूछ लेती हूँ मैं। हो गया सबका ये वाला? अभी क्वेश्चंस दे रही हूँ, पहले वो सॉल्व करो, उसके बाद देखती हूँ किससे क्लियर है किसको नहीं है। नहीं, अब तो क्लियर है। देखो अभी तक का सबसे इजी यही है रिएक्शन। इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ बेंजीन रिंग दी होगी तुम्हें, ऊपर वाला ग्रुप देखोगे कैसा है, ऑर्थो और पैरा है तो वो ग्रुप को ऑर्थो पैरा पे लगा दोगे। फिर देखोगे अगर वो ग्रुप है मेटा वाले पे आ रहा है तो वो ग्रुप जो भी तुम्हारा मॉलिक्यूल है उसको मेटा पे स्टिक कर देना, और कुछ भी नहीं करना। जैसे हमने पहले वाले रिएक्शन में देखा था कि हम सब्सटीट्यूशन देख रहे थे, अलग अलग रूल्स देख रहे थे, इसमें कोई रूल नहीं है, ये सिंपल है, सबसे सिंपल है। आगे तुम और भी रिएक्शन करोगे तो एट द एंड ऑफ द डे तुमको रियलाइज होगा कि ये बहुत इजी रिएक्शन, अभी नया नया इसलिए तुम्हें थोड़ा लग रहा होगा। सबका आंसर आना चाहिए।
फर्स्ट का आंसर आ गया लास्ट बेंच? अभी तो क्वेश्चन ही लिख रहे होगे। आ गया आंसर? इधर से ही पहले आंसर आना चाहिए। चलो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। पीछे लास्ट बेंच, लास्ट बेंच। देखो एक बार बोलती हूँ समझ जाया करो, एंड यू नो कि तुम्हें ही मैं बोल रही हूँ। क्या होगा फर्स्ट का आंसर? क्या? वो जो ग्रुप है वो कहाँ पे जाके अटैच होगा, और कौन सा ग्रुप है एक्चुअल में? इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना आता है? रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना आता है? हाँ, सारा दिन बैठ के बातें करोगे तो कुछ भी नहीं आएगा, मेटा पोजीशन पे नहीं आएगा ये। नेक्स्ट बैठो। ऑर्थो पे आएगा, और कौन सा ग्रुप आएगा? सीएल भी आएगा? क्यों नहीं आएगा? बैठो। नेक्स्ट, नेक्स्ट वाले का आंसर क्या आएगा? आता है कि नहीं? डोंट वेस्ट माय टाइम। नहीं आता, बैठ जाओ। नेक्स्ट। मेटा पे क्यों आएगा? रेजोनेटिंग पैरा पे क्या आएगा? क्लोरीन क्यों आएगा? Cl2 था तब क्लोरीन आ रहा था, यहाँ पे कुछ और है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, सेकंड नंबर।
H2 आएगा, H2SO4 आ जाएगा। H2SO4 का स्ट्रक्चर पता है क्या, कैसा होता है स्ट्रक्चर? कॉपी में बनाओ। इधर सबका आंसर आ गया, सबका आ गया। चलो देखो, यहाँ पे मैंने बताया था उस दिन कि ये वाला जो होगा इसको हम ब्रेक करेंगे, यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनो, दोबारा पूछूंगी अगर इस बार आंसर नहीं आएगा तो। मैंने बोला यहाँ पे ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, इस वाले को ब्रेक कर देंगे और ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। इस वाले में जो स्ट्रक्चर हमने बनाया था उससे हमारा निकला था SO3H प्लस, इस वाले में निकला था हमारा NO2 प्लस। तो अब देखो यही मेन निकालना होता है, उसके बाद तुमने देखना है सेकंड स्टेप में कि ये ग्रुप कैसा है। अब ये जो ग्रुप है इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं तो हाइब्रिड में आता है कि ऑर्थो और पैरा पे जो है इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। अब जहाँ पे नेगेटिव चार्ज है वहीं पे पॉजिटिव वाला आएगा, जैसे मैग्नेट में होता है, बताया था मैंने उसे। अब देखो यहाँ पे सिंपल हमने क्या करना है, इस वाले में देखो ये एल्डिहाइड ग्रुप है, इस वाले का भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया था और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो मेटा वाले पे होती है। ठीक है, बाकी सारे में पॉजिटिव आता है, इस पे नेगेटिव आता है। तो अब ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव पे आ जाएगा। समझ में आ गया? देख लो, डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो फिर मैं अपने डाउट पूछ लूंगी। थर्ड नंबर नहीं समझ में आया? क्या मतलब? मैंने कल बताया तो था कि यहाँ पे ये जो HNO3 है, नाइट्रोजन का जो आएगा वो +5 आता है सेंट्रल एटम का चार्ज, और सल्फर का आता है +6 चार्ज आता है। तो मैंने बोला था जिसका भी चार्ज ज्यादा होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। तो अब ये वाला ज्यादा एसिडिक है, इसीलिए इसको हम एज अ कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ये वाला ऑलरेडी इसका चार्ज ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पे कोई कैटलिस्ट यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी हमें, क्योंकि इसके बाद आगे चार्ज लाना मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट कि +7 चार्ज जो है वो किसी एटम के ऊपर आना। तो अब देखो यहाँ पे +6 आ चुका है ऑलरेडी, तो इन दोनों में ये वाला ज्यादा एसिडिक है, इसलिए इसको कैटलिस्ट के जैसे यूज करें और इसमें से हम इलेक्ट्रोफाइल निकालेंगे। ठीक है, आ गया सबका आंसर?
आ गया आंसर सबका? फिफ्थ वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ पे अगर पहले ये वाले ग्रुप से कर लो NH2, अब हो जाएगा सॉल्व। इसीलिए कहा था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्रैक्टिस करना जरूरी है। जब छुट्टी होगी डेली एक एक स्ट्रक्चर रेजोनेंस का बना के प्रैक्टिस करोगे 5-5 बार, तभी आएगा। ये वाला जो ग्रुप होता है अल्कोहल वाला, ये कैसा होता है? ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूटेड वाला। तो यहाँ पे सिंपल हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा। ये वाला ग्रुप कैसा होता है? इसका बनवाया था रेजोनेंस। ऑर्थो और पैरा होगा इस वाले का भी। अब देखो यहाँ पे एक्सिस वर्ड लिखा है, ये पहले हमने कहीं पे भी नहीं मेंशन किया था। एक्सिस वर्ड का मतलब होता है, सपोज यहाँ पे एक्सिस नहीं लिखता, इसके जैसा होता तो एक हम ऑर्थो बना देते, एक हम पैरा बना देते। एक्सिस लिखा है तो एक ही स्ट्रक्चर बनाएंगे। और अब इसमें ही सारा सब्स्टिट्यूशन करवा देंगे। क्या हुआ, कुछ डाउट है? अगर सपोज कोई क्या, क्योंकि ये एक्सेस है, बहुत ज्यादा है, हाई अमाउंट में है ये, इसीलिए ये
तीनों जगह सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। अगर सपोज ये एक्सेस में ना होता तो हम क्या करते, एक जगह इसको पैरा पे अटैच कर देते, एक जगह ऑर्थो पे अटैच कर देते। अब तुम्हें पता है यहाँ पे इस वाले स्ट्रक्चर में एक ही पैरा है, ये वाला तो इप्सो हो गया। अगर यहाँ पे OH ग्रुप नहीं होता तो ये वाला भी पैरा ही हो जाता। अब देखो यहाँ पे एक पैरा है तो पैरा पे सब्स्टिट्यूशन हो गया। ऑर्थो तो यहाँ पे दो है, 1 और 2, ये दोनों ही ऑर्थो है। अगर ये लिमिटेड अमाउंट में होता तो सिर्फ एक ऑर्थो पे लगता, या तो इधर लगता या तो इधर लगता। बट ये एक्सेस में इसलिए दोनों ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड हो चुके हैं, और ये वाला तो होगा ही होगा। तो दोनों स्ट्रक्चर का एक हमने बना दिया है यहाँ पे। हाँ, सब में ऐसे होगा। सपोज अगर कोई ऐसा ग्रुप है जो कि मेटा सब्स्टिट्यूटेड है, जैसे बेंजल्डिहाइड वाला हमने अभी किया था कि इसके ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप लगता है, वो वाला मेटा सब्स्टिट्यूटेड होता है। उस वाले में अगर एक्सेस होगा तो इधर भी लग जाएगा ग्रुप और इधर भी लग जाएगा। हो गया ये वाला। किसी को डाउट है? अभी देखो हमने जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो बहुत शॉर्टकट में पढ़ा है, क्योंकि 12th क्लास में जब तुम सबसे पहले ऑर्गेनिक स्टार्ट करोगे तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से स्टार्ट होता है, और वो बहुत डिटेल में तुम्हें पढ़ाएंगे। और अभी तुम्हें केमिकल काइनेटिक्स की नॉलेज नहीं है, इसीलिए वो समझ में नहीं आएगा। तो हमने वो शॉर्टकट में कर लिया जितना अभी हमें काम है। तो इलेक्ट्रोफिलिक है, इसकी तुम्हें नॉलेज है क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाना आता है, HNO3 का भी आता है, तो उसमें से हम इलेक्ट्रोफाइल को निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। ये वाला जो रिएक्शन है ध्यान से करना। 12th क्लास में हर एक चैप्टर के बैक में एक पार्ट होगा जिसमें तुम्हें हर चैप्टर में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, क्योंकि अलग अलग अभी जैसे सबसे पहला चैप्टर होगा उसमें एल्काइल हैलाइड। हैलाइड का मतलब पता है, इस वाले के ऊपर Cl ग्रुप होगा, F होगा, Br होगा या I होगा, उसको हम हैलाइड बोलते हैं। उस वाले का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाना होगा। फिर नेक्स्ट होगा अल्कोहल चैप्टर, फिर एल्डिहाइड चैप्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर होगा। तो जो जो सा चैप्टर होगा उसके साथ तुम्हें इलेक्ट्रोफिलिक करवाना होगा, इसीलिए ये ध्यान से करना। अभी आ गया आंसर।
अब देखो ये वाला जो ग्रुप है ये मेटा डायरेक्टिंग है, दिस वन इज ऑल्सो मेटा डायरेक्टिंग। आ गया आंसर सबका? नाइट्रो ग्रुप है, कैसा होता है ये वाला? मेटा डायरेक्टिंग होता है। नेक्स्ट वाला है उसमें थोड़ा दिमाग लगाओ। आ गया आंसर? इधर आ गया आंसर? नहीं आया? सेकंड नहीं है, फर्स्ट आ गया सबका? दिस वन इज मेटा डायरेक्टिंग, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन आ जाएगा। ठीक है, एक्सिस नहीं है इसीलिए हमने एक जगह पे लिखा है। अब ये वाला ग्रुप देखो, ये वाला ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, फनी है। अब मैंने क्या बोला, यहाँ पे सबसे पहले इस वाले बॉन्ड को ब्रेक कर दो। हम अब चाहेंगे तो इस वाले को भी ब्रेक कर सकते हैं, बट मैंने ऑलरेडी बताया कि ये डबल बॉन्ड है, तो इसको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एफर्ट्स चाहिए, इसलिए हम इस वाले बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे। इस वाले बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये जो नेगेटिव वाला Cl होगा वो यहाँ से H प्लस निकालेगा और HCl निकल जाएगा।
अब देखो एक चीज ध्यान रखना कहाँ पे तुम गलती कर सकते हो। ये जो सी प्लस है, इस ये हमारा सेंटर है जो यहाँ पे आके एक्चुअल में हम बॉन्ड करवा रहे हैं। तो अगर गलती से भी तुमने यहाँ पे इसकी बॉन्डिंग चेंज कर दी, लाइक सपोज तुमने इस वाले ग्रुप को एज इट इज यहाँ पे करके रख दिया, मतलब मेन बेसिकली क्या है, ये वाला जो सी प्लस है जहाँ पे प्लस चार्ज आया है, इसी का यहाँ पे कनेक्शन होना चाहिए। अगर तुमने कनेक्शन गलत बनाया तो वो आंसर गलत हो जाएगा, पूरा उसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी। तो अब ये जो यहाँ पे है, सपोज यहाँ पे हमने सब्सटीट्यूशन करवाना है, तो सबसे पहले ये प्लस वाला सी लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे ये और बेंजीन रिंग बना देंगे। यहाँ पे भी देखो मैंने इस वाले की कनेक्टिविटी, इस वाले सी की कनेक्टिविटी डायरेक्ट इसके साथ रखी है, चेंज नहीं किया है यहाँ पे। वही चीज यहाँ पे भी करोगे। अब देखो एग्जाम में जरूरी नहीं जो क्वेश्चन करवाए हैं वही आएंगे। अगर तुम्हें एक से ज्यादा बेंजीन रिंग और अगर मैं अटैच कर दूं तो बना लोगे। सपोज यहाँ पे एक COCl है यहाँ पे, और इसके साथ एक और बेंजीन रिंग अटैच कर देंगे। क्वेश्चन में अगर यहाँ पे 2 रिंग्स हो जाएंगे या 3 रिंग हो जाए या 4 हम रिंग बना दे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कनेक्शन तो उसका यहाँ से ही है। तो एग्जाम में कभी भी तुम्हें ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा जो मैंने क्लास में करवाया वो अपने हिसाब से। तो अभी तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम कर कैसे रहे हैं। ठीक है, एक बार घर जाओगे जितने भी क्वेश्चंस करवाए सारे प्रैक्टिस करोगे और रेजोनेंस भी प्रैक्टिस करोगे। कल वैसे भी संडे है, कल क्लास है। कौन चाहेगा? नहीं मेरी क्लास तो नहीं है। रिकॉर्डिंग ऑफ कर।